अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर जब बाकी स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको हम ऐड कर लेंगे। ओके, मैं आप लोगों के साथ जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आज वाली क्लास में हम लोग, जैसा कि आप सबको पता है कि थोड़ा सा यूआई के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और यूआई को बहुत डिटेल में हम लोग आज वाली क्लास से स्टडी करना शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं जल्दी से आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ठीक है, तो एक्सेली ड्रॉ को हम लोग खुले रहने देते हैं। और ये जो है हमारा, इससे हमें आज काम है। अच्छा, सबसे पहले यूआई। यूआई बेसिकली होता है क्या है? यूआई आपका होता है यूजर इंटरफेस। अब ये यूजर इंटरफेस क्या है? यूजर इंटरफेस बेसिकली होता है कि जब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसको कैसा इंटरफेस वहां पर शो होता है। अच्छा, अब जो डेवलपर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि उनको बेस्ट से बेस्ट इंटरफेस बनाना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि क्लाइंट को वो इंटरेक्टिव लगे। ठीक है, तो अब ये कैसे बनता है? ये बनता है दो तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहली चीज, आप लेआउट डिसाइड करते हैं अपने माइंड में कि भाई आपकी जो वेबसाइट बनने जा रही है उसका लेआउट क्या होगा, उसमें आपका बटन किस जगह पर आएगा। मतलब वेबसाइट डिजाइन। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन तैयार करते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट होनी की कैसी चाहिए। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं वेबसाइट का लेआउट। अब लेआउट के अंदर क्या होता है कि आप सबसे पहले पूरी अपने माइंड के अंदर एक माइंड मैपिंग करते हैं कि यार ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाते हैं कि यार आप जो है इसको, नेफ बार मेरा इस कलर का होगा, नेफ बार के अंदर मेरे जो बटन होंगे उस पर ये एनिमेशन लगेगी, नेफ बार के बटन मेरे जो है बिल्कुल एंड में होंगे, उसका लोगो थोड़ा सा जो है मैं बड़ा रखूंगा, उसके अंदर तीन इमेजेस आएंगी। तो इस तरह की आपकी जो है पूरी लेआउट बनती है। सबसे पहली चीज इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने का सबसे पहला रूल। अच्छा, सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल जिसकी मदद से आपकी जो वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव बनती है। सेकंड रूल ये होता है कि आप उसके अंदर अपनी थीम चूज करते हैं कि भाई आपकी थीम क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आप थीम जो है चूज कैसे करते हैं? आपके पास कुछ टूल्स आते हैं, आई थिंक सो। मैं इधर दिखाता हूँ, शायद मुझे नाम याद हो किसी का काफी टाइम से। कलर पिकर, या हम लिख सकते हैं थीम। थीम पिकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आई थिंक सो यहाँ से आ जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो होनी चाहिए। कोई भी हम एक थीम उठाते हैं इसमें से, शोइंग 5 थीम्स। ओके, आई थिंक यहाँ पर नहीं है, ये तो जनरेटर है। ओके, तो यहाँ से जो है आप लोगों के कलर, ये सारे कलर पिकर्स हैं। यहाँ से आकर आप अपने कलर्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई आपका जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए। तो सेकंड चीज जो होती है आपकी वेबसाइट की, वो होती है आपकी वेबसाइट की थीम। अब वेबसाइट की थीम, एक तो आप यहाँ से कलर्स आकर चेक कर सकते हैं। सारे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई जो मेरा हेडर होगा उसका कलर क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा जो हेडर होगा उसका कलर होगा थोड़ा सा ग्रे। ठीक है, मैंने कह लिया मेरा जो हेडर होगा वो ग्रे कलर होगा क्योंकि आई लाइक डार्क। तो मेरा जो हेडर होगा उसका कलर, सारा चीज उसके अंदर ग्रे में आएंगी। उसका टेक्स्ट मैं व्हाइट में रख दूंगा, उसका टेक्स्ट व्हाइट में होगा। उसकी जो बैकग्राउंड की थीम होगी वो ग्रे में होगी। और इसके बाद जो मेरा हीरो सेक्शन होगा, हीरो सेक्शन के अंदर मैं मिसाल के तौर पे उसका बैकग्राउंड रख लेता हूँ, लेट से फुल ब्लैक। और उसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट आएगा वो सारा का सारा मेरा आ जाएगा वाइट कलर से। ठीक है, वाइट कलर से, या हम लोग यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑफ वाइट सा कलर आ जाए, तो मेरे टेक्स्ट का कलर वो, तो मैं यहाँ से उसको चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आकर आप अपनी जो है कलर पिकिंग कर सकते हैं और अपने माइंड में माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, कैसे आप जो है थीम को चूज करते हैं? ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट विजिट करके। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आता है ये। मतलब जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को एक्सप्लोर करने में, बट जितनी ज्यादा वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं आपको जो है आइडिया होता है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? सबसे पहली चीज हो गई आपको लेआउट बनाना। मिसाल के तौर पे ये जो है हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा थीम पेज है, इसको हम वाइट ही रखते हैं। ये हमारा पूरा एक वेब पेज है। ठीक है, ये वेब पेज है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अभी तो मेरे पास पेंसिल कॉपी नहीं है, वरना मैं क्या करूंगा, पेंसिल कॉपी उठाऊंगा और उसमें अपनी थीम बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, आप सबने ये करना लाजमी। जब भी आप वेबसाइट बनाने बैठे सबसे पहले आप उसकी पूरा लेआउट डिजाइन करें कि भाई उसके अंदर क्या होगा। उसके अंदर यहाँ पर मेरा एक पूरा नेवर आएगा, ये पूरा नेवर होगा जिसके अंदर मेरे पास जो है यहाँ पर
होम, अबाउट और लेटेस्ट से प्राइसिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरे पास ही होम अबाउट प्राइसिंग यहाँ पर आएगा, और इसका जो कलर होगा मेरा, इसका कलर हम कर देते हैं, इसका कलर मेरे पास होगा ग्रे कलर। तो थोड़ा सा हम यहाँ से, ग्रे इसमें है नहीं अभी फिलहाल के लिए, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। और जो मेरे टेक्स्ट का कलर होगा उसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। वाइट, वाइट कलर आई थिंक सो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो उसका कलर मैं रखूंगा यहाँ से वाइट। और इसके बाद फिर जो है मैं, इसके बाद मेरे पास नीचे दो कार्ड्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं जो है अपनी कोई पोर्टफोलियो ऐप, चलिए पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी मेरी एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने अपनी एक इमेज बना ली, इसको वाइट रखते हैं सबको। ओके, बैकग्राउंड इसका जो है हमारे पास व्हाइट में होगा, इसका जो थीम होगा वो व्हाइट इसमें होगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक मेरी इमेज आ गई। मैंने यहाँ पर अपनी एक इमेज लगा ली, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं इसको। और ये मैं आप लोगों को लेआउट बनाना दिखा रहा हूँ, अभी मैंने कोई ऐसे, मैं कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर जो लेआउट है उसको डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम एक हेडिंग रख लेते हैं जिसमें मेरा जो है नाम आ जाएगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो मैंने यहाँ पर अपना फुल नेम लिख दिया। ठीक है। और इसकी थोड़ी सी हम राइटिंग को ठीक कर लेते हैं। अ, ठीक है। तो फॉन्ट इसका मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास जो है मेरी हेडिंग आ गई, और इसके नीचे जो है हम इसके साथ रखते हैं। और ये मैं एक छोटा सा भी लेआउट बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो हमेशा जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है तो उसका सबसे पहले आप लोगों ने लेआउट बनाना है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मेरा लेआउट बन गया, मैं यहाँ पर जो है अपने काम से रिलेटेड कोई मैं अपनी पिक्चर लगा दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर अपनी पिक्चर लगा दी कि मेरा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसका, या मेरी कोई अचीवमेंट्स की पिक्चर मैंने यहाँ पर जो है लगा दी, थोड़ी सी मैंने छोटी करके अपनी यहाँ पर मैंने पिक्चर लगा दी। ठीक है, इस तरह से मेरी यहाँ पर ये एक पिक्चर आ रही है। उसके बाद मेरे पास एक रैंडम टेक्स्ट हम जनरेट करा लेते हैं लॉरम से। लॉरम, लॉरम से जो है हम जल्दी से, आपको पता है लॉरम क्या है, लॉरम हमारे पास जो है एक रैंडम, उप्स ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है सारा। ओके, यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और कंट्रोल सी। और यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका जो लेआउट है उसको कुछ इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, ये एक ही लाइन में जा रहा है। वेट अ सेकेंड। अच्छा, एक काम करते हैं, हम जल्दी से खुद ही लिख लेते हैं, ये तो पूरा एक ही उसमें लाइन में जा रहा है, तो हम छोटा सा जो है खुद लिख लेते हैं। हाय दिस। ठीक है। और मैं यहाँ पर करता हूँ, अच्छा आज का टॉपिक क्या है साथ साथ बताता जाता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट जो हुई थी मिस मारिया। आज का टॉपिक हमारा है बेसिकली यूआई बनाना। तो यूआई के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो आती है आपका लेआउट बनाना, कि आप अपना लेआउट कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कुछ भी ऐसी हम यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं। और मैं यहाँ पर जो है कुछ भी लिख रहा हूँ, बस ये समझ लें कि आपका एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है। और आपने इसको थोड़ा सा लाइनों में डिवाइड कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ पर ऐसे ही अपना एक रैंडम पैराग्राफ लिख लिया है, और इसको मैंने यहाँ पर लाइनों में डिफाइन कर दिया। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया क्या, मेरा एक छोटा सा पैराग्राफ जो मुझे डिफाइन कर रहा है कि मैं कितने साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने जो है कितने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या मेरी क्या क्या स्किल्स हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर हम फिर हीरो सेक्शन करते हैं, बट यहाँ तक आपको बताने का मकसद ये है कि जितना काम मैंने इस पे किया, ये तो मैंने बहुत रैंडमली किया है। सही, मैंने बहुत कोई इसके अंदर, अभी मैंने कोई इतनी चीजें ऐड नहीं की, कुछ भी मैंने नहीं किया, मैं बिल्कुल रैंडमली मैंने 2 महीने बनाया। आप यकीन करें, इसको पूरा लेआउट बनाने में 2 2 3 3 घंटे लगते हैं। ठीक है। और हमने खुद भी बनाए हैं। तो ये आप लोगों ने भी बनाने हैं, जिसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग एक कॉपी पेंसिल लेके बैठे, और क्योंकि ड्राइंग में तो बहुत टाइम लगेगा,
मैं खुद इससे इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, मैं फिग्मा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फिग्मा को भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, और फिग्मा से कैसे डिज़ाइन को हम पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाते हैं उसको देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, आप कॉपी पेंसिल लेंगे और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे कि आपकी वेबसाइट है वो स्टार्ट कैसे होगी। उसके बाद जब आपका लेआउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसकी थीम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मेरी थीम मैं रख लेता हूँ कि हमारी जो है ग्रे वाइट ब्लैक, और इसके साथ साथ एक्वा कलर मेरा होगा मेरी एप्लीकेशन के अंदर। एक्वा कौन सा, वो ग्लो एक्वा। ठीक है, तो मैंने जो है इस तरह डिसाइड कर लिया। अच्छा, अब जब मेरा पूरा लेआउट बन के तैयार हो गया, मेरी थीम बन के तैयार हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा बनाना। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा अपनी VS कोड के ऊपर। जब सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, और हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, तो हमें पहले बना लेनी चाहिए थी। चले कोई बात नहीं, जल्दी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर हम न्यू फोल्डर बनाएंगे एक, UI के नाम से। ठीक है, UI के नाम से मैंने यहाँ पर फोल्डर बना लिया, और इसको आकर मैं जल्दी से CMD में ओपन करके सारी कमांड्स जल्दी जल्दी चला देता हूँ। उसके बाद हम जो है, ताकि हमारी जो npx create next ऐप, और अब जो है हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अब जो है आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने, अच्छा ठीक है, जब तक हमारी ये npm की कमांड चल रही है, हमारी एप्लीकेशन बन रही है, हम थोड़ा टेलमेंट सीएस को एक्सप्लोर करेंगे। पहले सारे से क्वेश्चन आंसर्स को हम कंप्लीट कर लें उसके बाद। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले आते साथ आप लोगों ने अपना लेआउट को फाइनलाइज करना है। आपने अपने माइंड में सोच लिया आपको जो है क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है। अब वो मिसाल के तौर पे वेबसाइट हो सकती है आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट। आपने सबसे पहले उसका लेआउट डिजाइन करना है, आपने कॉपी पेंसिल पकड़ के जितनी अच्छी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं माइंड में, उसको यहाँ पर मैं ये कंपोनेंट ऐड कर दूंगा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर एंड में सर्च बार और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स, लोगो वगैरह सब ऐड कर सकता था। तो इस तरह जो है आप लोगों ने इसको ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद जब लेआउट डिजाइन फाइनल हो जाएगा, फिर आपने इसकी थीम चूज करनी है। थीम चूज करने के बाद आपने थर्ड काम करना है उसका फॉन्ट डिजाइन करना। ठीक है, कि फॉन्ट क्या होना चाहिए मेरी पूरी एप्लीकेशन का, मेरी पूरी वेबसाइट का फॉन्ट क्या होगा, ये तीसरी चीज है। जब आपके पास फॉन्ट डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है अगर आप इस फॉन्ट पे करेंगे तो आपकी बेशक जितनी मर्जी वेबसाइट अच्छी हो, जितनी मर्जी आपने अच्छी वेबसाइट इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाई हो, बट अगर फॉन्ट आप गलत यूज कर रहे हैं, गलत से मुराद दे के कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जो आपकी थीम और लेआउट से मैच नहीं कर रहा, तो फिर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली वो एक बुरी कैटेगरी में शामिल हो जाती है। तो इस वजह से थर्ड चीज हमेशा आप अपने फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। फॉन्ट को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, फॉन्ट को सिलेक्ट करने का आपके पास तरीका होता है, मैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मीटिंग कंट्रोल के ना मैं नीचे ले आऊंगा किसी दिन, ये बहुत तंग करती है, पता नहीं क्या क्या ऊपर से ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली उसकी वजह से। अच्छा, तो थी आप जो है गूगल फॉन्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर आके सिंपल लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, और जैसे ही आप गूगल फॉन्ट के ऊपर आएंगे, तो आपके पास यहाँ पर सारे के सारे गूगल के जितने भी फॉन्ट्स हैं वो आप लोगों को शो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सारे फॉन्ट शो हो जाएंगे, और यहाँ पर सारे के सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे अपनी एप्लीकेशन के लिए, वो आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है हमारा आई थिंक इंस्टॉलेशन पूछ लेगा ये हमसे। ठीक है, इसको यस करते हैं, और इसके बाद अपनी एप्लीकेशन का जल्दी से नाम सेट करते हैं, और फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे वो सारा हम किस में कर रहे थे, यस, नो, बस ठीक है, सारी चीजें हमने इसको यस यस से पर रखते हुए हमने कर दी। अच्छा, अभी तक जितना भी हम काम कर रहे थे वो सारा हम काम कर रहे थे किस पे, हम काम कर रहे थे नॉर्मल CSS के ऊपर। अब से हम स्टार्ट करेंगे टेलविंड CSS। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेलविंड CSS। ठीक है, जैसे ही मैं टेलविंड CSS के नाम से, अब जब मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इसको हम लोगों ने काफी टाइम पे ओपन किया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इससे फेमिलियर होंगे। अच्छा, टेलविंड CSS को समझना शुरू करते हैं कि बेसिकली हमारे पास टेलविंड CSS होती क्या है, और हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। टेलविंड CSS बेसिकली हमारे पास क्या चीज है, टेलविंड CSS हमारे पास CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब
सीएसएस का फ्रेमवर्क बेसिकली क्या चीज है? सबसे पहले तो अगर आप लोगों को फ्रेमवर्क की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो आपको फिर जो है किसी भी चीज का फ्रेमवर्क बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या कहता है? फ्रेमवर्क कहता है कि यार मैं जो है आपकी सारी की सारी जितनी भी आप लोगों की मेन प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। आप लोगों को सिर्फ फोकस करना होगा किसके ऊपर? आप लोगों को फोकस करना होगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रॉब्लम्स के ऊपर, और अपने जो आप लोगों को टास्क होगा उसको वहां पर आकर परफॉर्म करवाना होगा। ठीक है? तो ये डेफिनेशन होती है फ्रेमवर्क की। अब टेलमेंट सीएसएस क्या है? टेलमेंट सीएसएस फ्रेमवर्क है सीएसएस का। ठीक है? मतलब इसने क्या किया, इसने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर टेलमेंट सीएसएस का यूज करके बेस्ट से बेस्ट इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं गवर्नर में पढ़ा रहा था, तो एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर हम तो जो है नॉर्मल सीएसएस से भी बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, तो हम टेलमेंट सीएसएस का क्यों यूज करें? तो इसका सिंपल आंसर है, एप्लीकेशंस वेबसाइट्स तो हम एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, हम नेक्स्ट.जेएस क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है? तो इसी वजह से टेलमेंट सीएसएस हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो काम हमारे सीएसएस के अंदर रह गए थे, या जो काम करने में सीएसएस में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मीडिया क्यूरी लगाने में हमें जो है बहुत प्रॉब्लम आती, तो उसका सारा झंझट किसने ले लिया? उसका सारा झंझट हमारा ले लिया टेलमेंट सीएसएस ने। एक और चीज, क्लास नेम को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई क्लास नेम क्या रखें। बार बार क्लास नेम कभी कोई नाम रख रहे हैं, कभी कोई नाम रख रहे हैं, कभी हम जो है अपने खानदान के पूरे नाम को लिख रहे हैं वहां पर, कभी कार लिख दिया, कभी नबील के नाम से कर रहे हैं, कभी किसी नाम से, कभी तो क्लास नेम देना वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है? तो इसको खत्म किया टेलमेंट सीजन। उसके बाद जो तीसरा बेनिफिट है टेलमेंट सीएसएस का, वो ये है कि टेलमेंट सीएसएस ने क्या कहा? टेलमेंट सीएसएस ने कहा कि अब आप एक ही फाइल के अंदर आप एचटीएमएल भी करो, आप टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट भी करो, और आप सीएसएस भी उसी फाइल के अंदर कर लो। आपको किसी और फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप एक ही फाइल में रहते हुए आप तीनों चीजों का यूज करके अपनी फुल्ली इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है? तो इस वजह से हम टेलमेंट सीएसएस को पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज ये है कि टेलमेंट सीएसएस इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है। ठीक है? आज के टाइम पे जो हमारा जावा स्क्रिप्ट का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है, वो कौन सा है? नेक्स्ट.जेएस। और आप खुद देखें कि जब हम नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करवाते हैं नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो नेक्स्ट.जेएस हमसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू यूज टेलनेट सीएसएस। मतलब कि वो खुद हमसे पूछ रहा है कि यार आप टेलमेंट सीएसएस को यूज करना चाह रहे हो या नहीं। ये इसलिए है क्योंकि टेलमेंट सीएसएस इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है और मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है सीएसएस का। ठीक है? बहुत सारे सीएसएस के फ्रेमवर्क हैं, बूट स्ट्रैप हो गया, आपके पास एक आता है एक और मेरे माइंड में नहीं आ रहा नाम, मीडिया करके कुछ नाम है उसका, एक और हमारे पास बूट स्ट्रैप आता है। बूट स्ट्रैप की तरह हमारे पास एक और जो है फ्रेमवर्क आते हैं, तो फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं। ठीक है? लेकिन वर्ल्ड वाइड इस टाइम पर कौन सा यूज हो रहा है? वर्ल्ड वाइड इस टाइम पर यूज हो रहा है हमारे पास टेलमेंट सीएसएस। और टेलमेंट सीएसएस को जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे उसके फायदे हैं। थोड़ा सा हम डॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर डॉक्स पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन बता रहा है, बट हमें इंस्टॉलेशन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर टेलमेंट सीएसएस को यस कर दिया है। मैंने कहा है कि भाई वुड यू लाइक टू यूज टेलमेंट सीएसएस, इसने हमने इसको यस किया है, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगी, और आपने देखा होगा टेलमेंट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल ऑटोमेटिकली वहां पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये भी ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर टेलमेंट बेस्ड कंपोनेंट। तो ये जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपके पास कॉन्फिग फाइल के अंदर जो कंटेंट वाली फाइल है, कंटेंट वाला जो एक लाइन है, ये लाजमी ऐड होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये जो ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर शुरू में 3 लाइनों का कोड लिखा हुआ होता है, टेलविंड स्पेस बेस, टेलविंड स्पेस कंपोनेंट, टेलविंड स्पेस यूटिलिटीज, ये तीनों लाइनों का कोड लाजमी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिस होगी तो आपका जो टेलविंड सीएसएस है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आपको बिल्ड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बट हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करवा लिया है टाइप नेक्स्ट की मदद से। ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तरीका दिया हुआ है कि कैसे आप इसको एचटीएमएल के अंदर यूज कर सकते हैं, बट हमें एचटीएमएल में यूज नहीं करना है इसको। ठीक है?
तो अब आ जाते हैं हम कंपोनेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन हमारा कंप्लीट, अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। ओके, तो ये जो है हमारी लोड हो रही है, और ये अभी लोड हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे हमारे पास सीएसएस देखें, कोई भी फ्रेमवर्क आप करें, आप बूट स्ट्रैप करें, आप जो है शेड सीएन करें, आप मटेरियल यूआई करें, याद आ गया मटेरियल यूआई उसका नाम, मटेरियल यूआई करें, आप टेलमेट सीएसएस करें, सब चीजें क्या रिक्वायर्ड करती हैं आपसे? सारी चीजें आपसे रिक्वायर्ड करती हैं, सारी चीजें आपसे रिक्वायर्ड करती हैं कि आपको सीएसएस आनी चाहिए। अच्छा, ये कंपोनेंट्स वाले में ना हम बाद में आएंगे, ये थोड़ा सा यूआई के अंदर आ गए टेलमेट सीएसएस के। ये यहाँ पर अगर हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं नीचे डायरेक्ट लेआउट के अंदर। हाँ, हम आ जाते हैं यहाँ पर लेआउट के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशियो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्लासेस दी हुई हैं। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस बेसिकली आपके पास होती हैं, जैसे हम नॉर्मल क्लासेस देकर यूज करते थे। कैसे क्लासेस देते थे? हमने एक HTML का टैग लगाया डिफ का, उसको हमने क्लास दे दी मिसाल के तौर पे बॉक्स के नाम से, और फिर हम उसको जाके नॉर्मल CSS के अंदर उसके ऊपर काम करते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारी क्लासेस बनी हुई हैं, और मतलब जो टेलमेंट से जिसने बनाई है उसने पीछे क्लासेस बनाई हुई हैं, और उसको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म करके हमें प्रोवाइड किया, ताकि हम उसको एक ही लाइन में छोटे शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकें। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी आते हैं। पहले हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब अपनी जो है इसके ऊपर। अच्छा, ये अभी तक हो रही है, इसको काफी टाइम लग रहा है, हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, तो सारी चीजें क्या रिक्वायर्ड करती हैं आपसे? सारी चीजें रिक्वायर्ड करती हैं, मतलब टेलमेंट सीएसएस, मटेरियल यूआई, शेड सीएन, बूट स्ट्रैप, सब रिक्वायर्ड है आपका पास कि आपको टेलमेंट सीएसएस लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको टेलमेंट सीएसएस ही नहीं आती, और आप जो है सॉरी, आपको सीएसएस नॉर्मल सीएसएस से नहीं आती, और आप डायरेक्ट सीएसएस के ऊपर आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देख फेस करने को मिलेंगी। और डायरेक्ट टेलमेंट सीएसएस सीखना, इट्स एक बहुत बड़ा टास्क है एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वजह से सबको क्या करना होगा? सबको पहले सीएसएस के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करके आना होगा। अब इस वजह से हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, व्हाट द हेक, हमारी इंस्टॉलेशन जो है अबॉर्ट हो चुकी है, अबॉर्टिंग इंस्टॉलेशन। ओके, हम एक काम ही करते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। हमारा पहले ही हमने कोई शायद बनाया हुआ होगा, स्टाइलिंग का बनाया हुआ है, इसी में हम लोग अभी फिलहाल के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। कल वाली क्लास में हम न्यू बना लेंगे, पता नहीं क्यों इसने इतना टाइम लेने के बाद भी इंस्टॉलेशन को अबाउट कर दिया। तो मैं यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखकर जल्दी से आ जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम टेलमेट सीएसएस को समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से मैंने ग्लोबल डॉट सीएसएस का कोड वगैरह नहीं रिमूव किया हो बस, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है? अब सबसे पहले जब भी वेबसाइट बनानी है, तो जो मैंने स्टेप स्टार्ट में बताया है कि के अंदर, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पर कोई इमेजेस वगैरह लगाकर, ठीक है, नेव बार भी बना हुआ है हमारा। तो एक नेव बार हमारा इससे बन गया, एक नेव बार। अच्छा, हमारी क्लास खत्म 10 मिनट रहते हैं, तो एक काम ही करेंगे कि शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट सेकंड एक भी कर लेंगे 10-15 मिनट की, जिसमें हम थोड़ा सा टेलमेंट सीएसएस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए भी सारी फाइल्स यहाँ से क्लोज करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, npm रन डेफ। ठीक है, ताकि जब तक ये रन होती रहे हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें कि भाई यहाँ पर हमने क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आऊँगा ग्लोबल डॉट CSS के अंदर, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आकर यहाँ से जो मेरा कोड था इसको मैं कॉपी करूंगा, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये तो 3 लाइनों का कोड है, ये लाजमी यहाँ पर होना चाहिए। तीसरी चीज, हमारे ग्लोबल डॉट TSX के अंदर लाइन नंबर 5 या कहीं पर भी आपके पास इंपोर्ट हुई भी होनी चाहिए ग्लोबल डॉट CSS। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है कि आपके पास आपका क्या आपके पास लेआउट डॉट TSX के अंदर ग्लोबल डॉट CSS की फाइल इंपोर्ट हुई होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास है लास्ट में टेलमेंट डॉट कॉन्फिग डॉट एक एरे है, ये लाजमी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बता रहा है? बेसिकली ये बता रहा है कि SRC के अंदर जो पेजेस हैं, जितने भी पेज है, TSX हो, MDX हो, कोई भी हो, उसको लाजमी जो है आपने क्या करना है, टेलमेंट CSS प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ओके। अच्छा, रिपीट स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना है, वरना आपकी जो टेलमेंट CSS है वो नहीं लगेगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट कहीं नहीं किया, कॉपी पेस्ट आपके जो है जो ग्लोबल डॉट CSS की फाइल है उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके पास लिखा हुआ होगा, बस इसके अंदर पूरा का पूरा कोड जो है वो लिखा हुआ शो हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला पूरा कोड आपके पास आ रहा होगा, तेलवेंट बेस, तेलवेंट कंपोनेंट्स, तेलवेंट यूटिलिटीज, ये तीनों की तीनों लाइनों का कोड आपके पास आ जाए तेलवेंट सीएसएस की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तेलवेंट सीएसएस डॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर करने के बाद यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आकर ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है आपका कि सीएसएस ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल इंपोर्ट हुई भी है या नहीं इंपोर्ट हुई। ठीक है, ये आप लोगों का सेकंड स्टेप होता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें हुई भी होती हैं, ये जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप लोग एक दफा चेक करते हैं।
अच्छा, उसके बाद थर्ड, उसमें जो कंटेंट है, ये आपके पास लाजमी कंटेंट का एरे जो है वो बना हुआ होना चाहिए। अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दूंगा तो फिर होगा क्या कि मेरे पास टेलमेंट सीएसएस यहाँ पर अप्लाईबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखते हुए अपने काम को करना स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई हमारे लिए आसानी हो सके, तो सेम इसी तरह हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, हम एक एक्सटेंशन कि हमें जो है वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिखता हूँ टेलमेंट। टेलमेंट जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर only ही मेरे एक एक्सटेंशन आ जाएगी जो किसकी है, ऑफिशियल टेलमेंट डॉट टेलमेंट सी एस एस डॉट कॉम की। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सटेंशन है इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इसका नाम क्या है, टेलमेंट सी एस एस। आपने ऑटोमेटिकली आप लोगों की एनेबल हो जाएगी। तो इसको जो है आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। ठीक है, चार स्टेप्स अभी तक हमने बता फॉलो किया। पहला स्टेप ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर 3 लाइन का कोड। सेकंड स्टेप लेआउट। थर्ड स्टेप टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आप लोगों का जो कंटेंट का एक एरे है वो लाजमी होना। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन का डाउनलोड होना। ठीक है, टेलविंड सी एस एस, 4 चीजें इंस्टॉल करनी है। 4 चीजों को चेक करना है और एक इंस्टॉल करनी है। क्या चीज इंस्टॉल करनी है, आपको टेलविंड सी एस एस की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। कि हम हमारा जो कोड लिखा हुआ है वो बेसिकली लिखा हुआ क्या है। ओके, तो हमने सिंपल यहाँ पर एक डिफ बना हुआ है जिसके अंदर हम एरर को, ठीक है, हटाने के बाद मैं यहाँ से फिलहाल के लिए इस डिफ को भी रिमूव कर दूंगा। अगर एरे नहीं हो तो फिर क्या करें, कॉन्फ़िग फाइल में एरे होगा आपके पास, अगर नहीं हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आकर ये आपके पास एरे आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, एरे टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल में आकर इसको पेस्ट कर देंगे। वैसे जब भी आप अपनी इसको बनाते हैं तो ये आपके पास लाजमी होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैंने वहां से दोबारा कर लेते हैं कॉपी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपीड। यहाँ पर आकर मैं इसको वी से कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। कुछ ज्यादा चीजें सेलेक्ट हो रही है क्या, कंट्रोल वी। और जैसे ही मैंने उसको किया, अच्छा बहुत सारी चीजें वहां पर जो है हमारे पास आ गई थी। तो हमें सिर्फ क्या चीज चाहिए, हमें कंटेंट वाला चाहिए। तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट वाला एरे है इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कंटेंट वाले एरे को, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर अपने वीएस कोड के अंदर इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, मेरे पास ये चेंजेस क्यों करनी है, क्योंकि मेरी जो एक्सटेंशन है वो तो चेंज है। मेरे पास एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की, इसमें मैं काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं किस में काम कर रहा हूँ, मैं तो टेलमेंट सीएसएस, मैं तो नेक्स्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली कुछ चेंजेस करूंगा। मैं यहाँ से जे एस को जेएसएक्स कर दूंगा, और इसके अलावा मैं यहाँ पर आकर टी एस एक्स कर दूंगा, और इसके अलावा मैं यहाँ पर सिंपल जे एस ब्रैकेट टीएस। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरे पास जितनी भी यहाँ पर फोल्डर है उसके अंदर मेरा सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट सारी चीज होती है, कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है जो आप लोगों को फेस करने को देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसका पाथ बताया हुआ है कि जो एसआरसी के अंदर पेज वाला फोल्डर है, पेजेस वाला, उसके अंदर हमारी पेमेंट से इंटीग्रेट होगी। कंपोनेंट्स का जो फोल्डर है वो इंटीग्रेट होगी। अच्छा, अगर कंपोनेंट की स्पेलिंग में मैं यहाँ पर गलत कर दूं तो यहाँ पर जो है हमारे जो कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है उसके अंदर टेलमेंट सीएसएस वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और ऐप की भी अगर मैं स्पेलिंग ए कैपिटल कर दूं तो मेरा जो ये टेलमेंट सीएसएस है, ऐप के अंदर टेलमेंट सीएसएस पर काम करना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने जो है पेज डॉट टीएसएक्स के ऊपर, और अभी फिलहाल के लिए ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास सिंपल एक होम का एक फंक्शन बचा है, मेरा किसी और चीज़ से रिलेट नहीं करता मैं, मतलब किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल अब क्या करता हूँ, अपना एक नैव बार बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग सबको पता है कि हम जब भी नैव बार बनाते हैं तो नैव का टैग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को सिमेंटिक एचटीएमएल का यूज करना है। नैव बार के अंदर हमारे पास होता है एक यूएल, उसके अंदर हमारे पास होता है एल आई। ठीक है, एल आई को मैं 3 दफा यहाँ पर ले आता हूँ। 3 दफा मैं यहाँ पर ले आता हूँ। एक हो जाएगा हमारे पास होम, एक हो जाएगा हमारे पास अबाउट, और एक हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, एक हो जाएगी हमारे पास, लास्ट में कर लेते हैं प्राइसिंग, क्योंकि हमने प्राइसिंग, हमने सारी चीजें जो है बिल्कुल नॉर्मल है, और हमने यहाँ तक का जो काम है वो पहली वाली क्लास में किया है। अच्छा, टेलमेंट सीरीज से शुरू करने से पहले हमारी क्लास बिल्कुल 1 मिनट रहता है खत्म होने में, तो मैं आप लोगों के साथ सेकंड क्लास का लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग उसके अंदर आ जाएगा, फिर हम टेलमेंट सीएसएस को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं।